ओके, तो बोहर्स मॉडल देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रदरफोर्ड्स ने अपने मॉडल में ये नहीं एक्सप्लेन किया कि वाई एटम इज़ अ स्टेबल सिस्टम, क्योंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जब भी एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो सपोज इस पॉइंट पे उसकी एनर्जी है ज़्यादा, फिर धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है और स्पाइरल पाथ में से मूव करता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो अगर वो स्पाइरल पाथ में मूव करता है और हर स्टेप में ईएम रेडिएशन निकलती हैं, वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसे स्पाइरल पाथ मूव करके न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाना चाहिए। बट अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर जाता है तो वाई एटम इज अ स्टेबल सिस्टम। तो उसकी जो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है वो रदरफोर्ड ने नहीं दिया, इसलिए नेक्स्ट मॉडल एटम का एग्जिस्टेंस में आया जिसका नाम है बोहर्स मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड के मॉडल्स की जो स्टेबिलिटी है जो वो उसने एक्सप्लेन नहीं की थी वो इससे हमें मिल जाएगी। तो बोहर्स ने उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले कुछ पोस्टुलेट्स दिए, जो उसने कंसेप्ट दिया। उसने ये बोला कि जो भी वो है एटम है, एटम के सेंटर में मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव मास जो है वो वहाँ पे कंसंट्रेट होता है। सारा का सारा मास ऑफ द एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² आर। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है वो वाला कूलम्स फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम देखें तो 1/4πε0, मैं कूलम्स लॉ यूज़ कर रही हूँ, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस का चार्ज है उसे हम जेड डी लेते हैं, बट हाइड्रोजन का ले रहे हैं तो जेड उसके लिए 1 होगा। तो दोनों का चार्ज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ई लिख दिया, और दोनों की सेपरेशन सपोज RN। यहाँ से mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 E²/RN²। तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट बोहर का। मैं रिपीट कर रही हूँ ये वाला बोहर्स का पोस्टुलेट, कि जो रदरफोर्ड है उसने ये बता दिया था कि न्यूक्लियस का जो मास है, एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और बड़े स्मॉल मतलब मेजोरिटी जो मास है वो सेंटर में लाई करता है, और इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अराउंड घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है mv²/r वो कौन प्रोवाइड करता है? कूलम्स, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है किस किस के बीच में? इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में। तो अगर मैं हाइड्रोजन का एटम लेकर चल रही हूँ तो उसका जो चार्ज है Zd का फॉर्मूला Zd ही होता है, Z हाइड्रोजन के लिए 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन की वजह से है, तो E/E²/RN²। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद अ डेफिनेट फिक्स्ड एनर्जी, और फिक्स्ड पाथ में मूव करता है विदाउट लूजिंग एनर्जी। रदरफोर्ड ने कहा था एनर्जी लूज करता है, बोहर्स कह रहा है एनर्जी लूज नहीं करता, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, और घूमने के लिए एनर्जी इनसे आ रही है, कूलम की इंट्रैक्शन से, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, बोहर्स का जो सेकेंड पोस्टुलेट है वो स्टेट करता है कि ये बेसिकली बेस्ड है ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम सकते हैं। वो किस ऑर्बिट में घूमेंगे? जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, L इज इक्वल टू mvr। अगर ये mvr इंटीग्रल मल्टीपल है प्लैंक्स कांस्टेंट का nh/2π, तो सिर्फ जिसके लिए कंडीशन ओबे हो रही है, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, जिसकी वैल्यू nh/2π है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में प्रेजेंट हो सकता है। जबकि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, एटम के अंदर, बट अकॉर्डिंग टू बोहर्स इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, सिर्फ उन्हीं एनर्जी लेवल्स में हो सकता है जिसके लिए ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π को h क्रॉस भी लिखते हैं, तो हम इसे NH क्रॉस भी लिख सकते हैं, वेयर ये जो m है ये मास है इलेक्ट्रॉन का, v वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, r उस ऑर्बिट की रेडियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और n तो आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और इसकी वैल्यू 1 2 3 होती है। ठीक है,
और h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्लियर। तो यहाँ से हमने देखा कि सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन या लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थर्ड बोहर का पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट से जंप करके ऊपर जाएगा, सपोज ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ऐसे, यहाँ पे मैंने सेंटर में न्यूक्लियस ले लिया Ze, और ये एनर्जी है फाइनल ऑर्बिट की और यहाँ पे एनर्जी है इनर ऑर्बिट की। तो इलेक्ट्रॉन लोअर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब आएगा कुछ ईएम रेडिएशन रेडिएट करेगा, और अगर लोअर ऑर्बिट से हायर में जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके जाएगा, और हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। तो बोहर्स का जो थर्ड पोस्टुलेट्स है ये स्टेट करता है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करके आ सकता है बाय रेडिएटिंग ईएम रेडिएशन, और वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा सकता है बाय गेनिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ई इनिशियल माइनस फाइनल दोनों की एनर्जी के जो माइनस करके वैल्यू है उतनी एनर्जी वो रेडिएट या लेता है। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, जो वी ये सिंबल है फ्रिक्वेंसी का है, एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई आई एनर्जी एसोसिएटेड विद अंदर वाला जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन आई है, और ई एफ जो एनर्जी है उस ऑर्बिट से लिंक करती जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन एफ है। ठीक है। तो मतलब फाइनल के लिए और ये इनिशियल के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट कितनी होगी, इनर से फाइनल से इनर में आ रहा है तो एच न्यू का अमाउंट रेडिएट होगा। सो सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो इनको मैं फिर से लिख लेती हूँ ताकि हम मैथ सब सॉल्व कर सकें। तो ये सारा जो हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चे ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो बोहर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट है सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए mv² बाई आर, वो किसके इक्वल है, कूलम फोर्स के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर एन स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वो इंटीग्रल मल्टीपल है एन का। दिस इज सेकेंड पोस्टुलेट। इनको यूज करके अब हमने मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। सबसे पहले जो हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो है रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम में जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है सेकंड वाली इक्वेशन, यहाँ से हम v निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 से v, जो v है ये वाली वैल्यू ये किसके इक्वल होगी, एन एच बाई 2 पाई डिवाइडेड बाय एम आर एन। आर मैंने यहाँ पर भी एन लगाया, यहाँ पर भी, तो मैं यहाँ पर भी एन लगा रही हूँ। ये v की वैल्यू आ गई। इस v को 3 बोल देती हूँ, 3 को 1 में पुट करके r निकालना है। पुट 3 इन 1, वैल्यू क्या बनेगी m, v की ये वैल्यू एन एच बाई 2 पाई एम आर एन, ऊपर स्केयर क्योंकि यहाँ पे स्केयर है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर बाय आर एन स्केयर। ठीक है। मैं निकालना क्या चाहती हूँ, मैं यहाँ से रेडियस निकालना चाहती हूँ। एक आर एन, ये वाला आर एन एक इस आर एन से कैंसिल हो गया ऐसे, तो यहाँ पे एक आर एन बचा, सिर्फ एक आर एन बचा, और ये वाला आर एन मैंने कैंसिल कर दिया है। रेडियस निकाल लेते हैं, जो टर्म कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर देते हैं। एम स्क्वायर, एम एज इट इज, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर है तो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर एन। एक आर एन से एक आर एन कैंसिल, इस आर एन से ये आर एन कैंसिल, तो वैल्यू इस आर एन की मुझे कैलकुलेट करनी है। तो ये आर एन उधर चला गया, बाकी सारी टर्म डिनोमिनेटर में होगी तो आंसर निकलेगा। सो आर एन इज इक्वल टू, ये उधर चला गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एक एम कैंसिल, और ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक पाई बचा,
m बचा, इधर ये ई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आया तो n स्क्वायर, और क्या बचा एप्सिलॉन नॉट जो था डिनोमिनेटर में, ये उधर चला जाएगा। ये आर एन का आंसर बन गया। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है उसके लिए एच भी फिक्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट इज फिक्स्ड, पाई इज फिक्स्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो सेम। तो आर एन किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। मतलब जो रेडियस है ऑर्बिट की वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर n 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आर एन जो है वो किस रेशियो में होगा, 1:4, क्योंकि अगर स्केयर है ना n की तो 2 होगा तो रेशियो 4 बनेगी, 3 होगा तो 9 बनेगी, फिर 16 बनेगी। तो मतलब बोहर्स की जो रेडियस है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस इस रेशियो में होगी 1, 4, 9, 16। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, उसकी रेडियस हम इस फैक्टर से n को 1 पुट करके निकाल सकते हैं। n को जब मैं 1 पुट करूँगी तो इनर मोस्ट रेडियस हम निकाल सकते हैं, इनर मोस्ट रेडियस। और एक और कंक्लूजन भी निकलता है कि सारे ऑर्बिट जो हैं वो बिल्कुल सेम साइज के नहीं है। रेडियस ऐसे नहीं है कि इसकी 1 टाइम्स, इसकी 2 टाइम्स पहले वाले से और इसकी 3 टाइम्स, इस रेशियो में रेडियस होती है, इक्वली स्पेस नहीं होते सारे ऑर्बिट। ठीक है, तो इनर मोस्ट जो शेल है उसकी रेडियस निकालने के लिए हमें n को 1 को पुट करना पड़ेगा। तो आर एन n को 1 पुट किया, प्लैंक्स कांस्टेंट सबको पता है 6.625 इंटू 10⁻³ स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12, पाई इज 3.14, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19। तो जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो रेडियस आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन एटम में जिस इलेक्ट्रॉन में जिस ऑर्बिट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसका रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस है इतनी। नेक्स्ट मैथमेटिकल टर्म जो हमें निकालनी है दैट इज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्पीड के लिए क्या करना है, ये फैक्टर देखिए बच्चे, यहाँ से मैंने v निकाला था, ये वाला v इज इक्वल टू NH/2πm। थर्ड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे जो रेडियस है इसकी जगह ये रेडियस पुट करनी है फोर्थ। मैं रिपीट कर रही हूँ स्टेप, इस थर्ड इक्वेशन में नेक्स्ट मैं हेडिंग सॉल्व करने वाली हूँ कि स्पीड निकालनी है या वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करनी है इन एन ऑर्बिट ऑफ बोहर्स हाइड्रोजन एटम। तो फिर इस आर एन को यहाँ पे पुट कर देंगे तो v निकल जाएगा। लेट डू द स्टेप। स्पीड सेकेंड पॉइंट, तो vn की जो वैल्यू थी वो थी NH/2πm, और रेडियस डिनोमिनेटर में था, मैं रेडियस भी देख लेती हूँ, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, तो vn यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, एक NH भी कैंसिल, तो सिर्फ बचा इधर ई स्क्वायर, एक NH बचा और एक एप्सिलॉन नॉट बचा। तो ये निकल गई स्पीड। Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, क्योंकि E कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट और H कांस्टेंट। तो स्पीड जो है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो वेलोसिटी स्पीड फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो वो कितनी होती है, इसमें पुट कर देते हैं, Vn इज इक्वल टू E 1.6 इंटू 10⁻19 स्क्वायर, ये n हाइड्रोजन एटम के लिए 1, H पता है आपको और एप्सिलॉन नॉट पता है, तो सब कुछ पुट कर लेना। यहाँ से जो कंक्लूजन आएगा वेलोसिटी का वो ऐसे आता है, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है फर्स्ट शेल के लिए वो 1/137 टाइम्स आती है वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के। मतलब कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द फर्स्ट ऑर्बिट वो कितनी है, 1/137
टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, तो वैल्यूज पुट करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड मैथमेटिकल टर्म हमने इलेक्ट्रॉन की निकालनी है बोहर्स मॉडल के लिए, वो है एनर्जी एटम की। पहले मैंने निकाली रेडियस की, इलेक्ट्रॉन किस रेडियस से मूव करेंगे, कौन से ऑर्बिट में मूव करेंगे, फिर हमने वेलोसिटी निकाली। नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा सम दोनों का, पोटेंशियल एनर्जी का एंड काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज लेते हैं, और आर जो होता है चार्ज, एक उसका इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का, या कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का माइनस ले लेते हैं और न्यूक्लियस का पॉजिटिव, तो माइनस ई इंटू प्लस सी माइनस ई स्क्वायर, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को इसमें पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी, तो हाफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ई स्क्वायर बाय आर एन पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हाफ एम, ये जो वी स्क्वायर है, ये वाला जो वी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू, ये वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ये मुझे पुट करनी है। लुक दिस वैल्यू ई स्क्वायर बाय एन एच एप्सिलॉन नॉट, आई एम गोइंग टू पुट दिस इन हाफ एम, वी स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने क्या बोली, ई स्क्वायर बाय एन एच एप्सिलॉन नॉट। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हाफ ये नहीं इसके जैसे सिंक्रोनाइज नहीं हुई, आर एन है ना, तो ये वी की वैल्यू, वी स्क्वायर यहाँ से निकल सकता है, ये वी स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, ये वाली यहाँ से वी स्क्वायर निकाल के उसमें पुट करने लगी हूँ ताकि पोटेंशियल एनर्जी से सिंक्रोनाइज हो जाए और हमें सॉल्व करने में इजी हो। तो हाफ एम एज इट इज, वी स्क्वायर की वैल्यू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। अब इसको यहाँ पे पुट कर रही हूँ, ये मैंने पोटेंशियल का लिखा हुआ है आंसर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाफ ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ताकि ये दोनों सिंक्रोनस हो जाएं और हमें कैलकुलेशन इजी हो। इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ई स्क्वायर भी कॉमन, ई स्क्वायर भी कॉमन, तो इसे सॉल्व करके जो वैल्यू बनेगी, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, विजिबिलिटी है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 4 टू 8, तो ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। फिर इसे सॉल्व करके आंसर आएगा माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, क्योंकि सारी टर्म हमने कॉमन निकाल देनी है, यहाँ बचेगा 1/8 माइनस 1, तो ये आंसर आएगा ई एन का, मतलब टोटल एनर्जी माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। तो जब बच्चे हम इसे सॉल्व कर देंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ई एन का आंसर आएगा माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके बेस पे बहुत सारे हमने कंसेप्ट पढ़ने हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्टिव सिस्टम है। अट्रैक्टिव एनर्जी जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये अट्रैक्टिव सिस्टम का मतलब है कि बाउंड सिस्टम है, ये नेगेटिव साइन बाउंड सिस्टम को बता रहा है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे न्यूक्लियस से दूर लेके जा सकते हैं, तो अगर उसकी एक्सटर्नल एनर्जी हो जाएगी 13.6 बाई एन स्क्वायर, अगर उसको मतलब इतनी एनर्जी सप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर चला जाएगा, तो वो है लेकिन बाउंड, तो उसके लिए नेगेटिव साइन है।
तो ये जो एनर्जी है ये भी शो करती है कि अगर फर्स्ट स्टेट देखें तो उसके लिए n की वैल्यू 1 आएगी, तो En माइनस 13.6 ये वैल्यू आ गई 1। तो फर्स्ट स्टेट की एनर्जी जीरो नहीं होती, जिसे हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चे आर्टिकल अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ये ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको हम आगे कंटिन्यूटी में दोबारा पढ़ेंगे।